गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन बीए फाइनल ईयर की जो पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन, इसका एक टॉपिक है भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसमें हम आज है वो इससे पहले भाग फर्स्ट और भाग सेकंड वो पढ़ चुके हैं। आज हम वो भाग 3 पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौती। भारत की जो विदेश नीति है उसके समक्ष जो चुनौती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले है पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना। भारत ये चाहता है कि पड़ोसी देशों के साथ है वो संबंध है वो मधुर होने चाहिए, या भारत इस प्रकार की अपनी विदेश नीति बना रहा है जिससे पड़ोसी देशों से अपने संबंध मधुर रहे। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है, और श्रीलंका से हमारी जलीय सीमा लगती है। सबसे अधिक भारत की जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश की, जिसे जियो लाइन कहते हैं, ये सीमा है वो भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है, 4000 से लगभग है। उसके बाद में चीन से लगती है 3917, और सबसे कम हमारी सीमा वो अफगानिस्तान से लगती है मात्र 80 किलोमीटर। और श्रीलंका से हमारी है वो जलीय, भारत है वो श्रीलंका से पाक जलड भूमध्य जो खाड़ी है उससे अलग हुआ है। तो भारत के समक्ष ये चुनौती है कि पड़ोसी देश है उनके साथ मधुर संबंध को किस प्रकार स्थापित किया जाए। भारत अनेक प्रयास कर चुका है कि पाकिस्तान और चीन से हमारे संबंध हो क्या रहे, मधुर रहे। भारत के द्वारा बार बार प्रयास करने के बावजूद भी चीन और पाकिस्तान से भारत के संबंध मधुर स्थापित नहीं हो पाए हैं। पाकिस्तान से भारत के 1948 है, उसके बाद में 1965, 1971, 1999 और जो छद्म युद्ध है पाक द्वारा प्रायोजित है वो हमेशा चलता रहा ही है। और चीन का भारत से 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हो चुका है, और अभी भी लद्दाख में भारत और चीन जो गलवान घाटी है, भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने या दो हाथ है वो हो चुकी है। तो इन देशों के, चीन और पाकिस्तान दोनों के जो है भारत है अपना मधुर संबंध बनाना चाहते हैं, पर मधुर संबंध नहीं बना पाया है। अगला है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थायी सदस्यता की मांग भारत बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थायी सदस्यता है इसकी मांग कर रहा है। जिस प्रकार से सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी है, तो भारत भी अपनी भौगोलिक आकृति, अपनी जनसंख्या, अपनी सैन्य शक्ति और जो अपनी विदेश नीति है इसके आधार पर भारत भी समय समय पर मांग करता रहा है कि मेरे को भी या भारत को भी स्थायी सदस्यता है वो मिलनी चाहिए, परंतु नहीं मिल पाई। हालांकि भारत 7 बार जो सुरक्षा परिषद है इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है, और इसके लिए भारत 8वीं बार है वो 2021 और 22 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य वो चुन चुका है या निर्वाचित हो चुका है। परंतु भारत को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या यूएनओ है उसकी स्थायी सदस्यता वो नहीं मिल पाई है। भारत है वो अपने पड़ोसी देशों से राजनीतिक विवाद हल करना और आर्थिक संबंध वो बढ़ाना चाहता है। आतंकवाद का भारत के सामने आतंकवाद का उन्मूलन करने की चुनौती। भारत ये चाहता है कि आतंकवाद को नष्ट कर दे, परंतु भारत है वो आतंकवाद को नष्ट नहीं कर पाया है, या भारत के सामने आतंकवाद को उन्मूलन करने की चुनौती है। नक्सलवाद की जो भारत के 9 राज्य है उसमें नक्सलवाद है वो बहुत भयंकर तरीके से फैला हुआ है, तो नक्सलवाद को भी समाप्त करने की भारत के सामने क्या है चुनौती है। तो ये विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं जिनको भारत है वो इनका समस्या का समाधान करना चाहता है, और समस्या समाधान करने की ओर अग्रसर है। भ्रष्टाचार व लाल फीताशाही को समाप्त करना। भारत में जो भ्रष्टाचार और जो लाल फीताशाही है इसको भी भारत है वो क्या करना चाह रहा है, समाप्त करना चाह रहा है, पर वो समाप्त नहीं कर पाया है। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को समाप्त करने की चुनौती। राष्ट्र विरोधी ताकतों पर अंकुश लगाने की चुनौती। जो भारत में राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन पर अंकुश लगाने की चुनौती। जो राष्ट्र विरोधी, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली जो राष्ट्र विरोधी तत्व है उन पर भारत अंकुश लगाना चाहता है। ये एक चुनौती है। महाशक्तियों से संबंध निर्धारित करने की चुनौती, और भारत जो महाशक्ति हैं उनसे
संबंध स्थापित करना चाहता है। जैसे अमेरिका है, दुनिया के जो ताकतवर देश है, उनसे भारत अपने मधुर संबंध स्थापित करने की भी भारत के सामने क्या है, चुनौती है। अर्थव्यवस्था के निर्धारण की चुनौती और भारत के सामने अर्थव्यवस्था है, इसके निर्धारण की भी क्या है, चुनौती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष ये विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ हैं, जिसमें भारत वो सुधार की ओर अग्रसर है। भारत है वो अर्थव्यवस्था में दिन प्रतिदिन है वो मजबूत होना चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था इसमें सुधार करना चाहता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए थे, तो इन्होंने मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में एक कार्यक्रम चलाया था, जिसकी शुरुआत वो 25 सितंबर 2014 को की थी। और इसमें है वो अधिक से अधिक आर्थिक विदेशी निवेश, ताकि भारत को अर्थव्यवस्था के मामले में आत्मनिर्भर है वो बनाना। शीत युद्ध के बाद भारतीय विदेश नीति की विचारधारा है, शीत युद्ध के बाद भारतीय विदेश नीति है वो विचारधारा के स्थान पर, शीत युद्ध का बताया था आपको, शीत युद्ध है इसका समय 1945 से 1990 के मध्य का जो समय है, इसे शीत युद्ध का समय कहते हैं। इसमें दो विचारधाराएं, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका, एक ही जो विचारधारा है वो लोकतांत्रिक पूंजीवादी और एक ही साम्यवादी समाजवादी विचारधारा, इन दोनों के मध्य जो प्रतिनिधता थी, तो उस समय को है वो शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध के बाद भारतीय विदेश नीति की विचारधारा, भारत की विदेश नीति है, पहले ये शीत युद्ध के समय है वो विचारधारा थी, क्या थी, विचारधारा थी, जिसके स्थान पर शीत युद्ध के बाद में भारत की जो विदेश नीति है वो क्या है, राष्ट्रीय हित है। शीत युद्ध के समय जो 1945 से लेकर 90 के मध्य का समय था, उस समय भारत की जो विचारधारा, भारत की जो विदेश नीति है वो विचारधारा पर आधारित थी। और अब शीत युद्ध के बाद 1990 के बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया है, तो भारत की विचारधारा वो क्या है, राष्ट्रीय हित। भारत अब ये चाहता है कि अपना राष्ट्रीय हित होना चाहिए, मतलब भारत की विचारधारा है या भारत की विदेश जो ये भारत की जो विदेश नीति है, इसमें है राष्ट्र हित को महत्व दिया गया है, और इसे है वो व्यवहारिक विदेश नीति भी कहते हैं, व्यवहारिक विदेश नीति भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। शीत युद्ध का समय 1945 से 1990, उस समय के समय जो हमारी विदेश नीति थी उसे विचारधारा, और 1990 के बाद में भारत की जो विदेश नीति है उसको राष्ट्रीय हित के आधार पर महत्व दिया गया, और इसे व्यवहारिक विदेश नीति कहते हैं। अब अपन इसमें भारत और अमेरिका के संबंध पढ़ेंगे। भारत व अमेरिका, भारत व अमेरिका के संबंध, भारत व अमेरिका के संबंध को अपन तीन भागों में बांट सकते हैं: सहयोग, टकराव, व संवाद। भारत व अमेरिका के जो मध्य संबंध है, इनको अपन तीन भागों में बांट सकते हैं: सहयोग, टकराव व संवाद। सहयोग का काल है वो 1947 से लेकर 1954 के मध्य, टकराव का काल है 1955 से लेकर 1990 के मध्य, और संवाद का काल है 1990 के बाद। भारत व अमेरिका है, इसके जो मध्य संबंध है, इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। और पहला है वो सहयोग का काल था 1947 से लेकर 1954, दूसरा टकराव का काल 1955 से लेकर 1990, और तीसरा है वो संवाद का काल 1990 के बाद। अब इसमें है वो दोनों के मध्य इसको जो सहयोग का काल है 1947 से लेकर 1954 के मध्य का, इसे मधुर संबंध का काल भी कहते हैं। मधुर संबंध का काल या मधुर संबंध का समय। इसमें अमेरिका को विश्वास था कि भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएगा। इसमें अमेरिका को विश्वास था कि भारत है वो स्वतंत्र हुआ है और अब भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएगा। इसके कारण भारत और अमेरिका के मध्य संबंध वो मधुर रहे।
दूसरा है भारत है वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता। राष्ट्रमंडल जो देश है जो किसी समय ब्रिटेन के वो अधीन रह चुके हैं, उन देशों का जो संघ है उसे राष्ट्रमंडल कहते हैं। और 1954 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके कारण भी अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो महत्वपूर्ण रहे थे और इसका समर्थन है वो अमेरिका ने किया था। तो ये 1947 से लेकर 54 का समय मधुर संबंध का काल, क्योंकि अमेरिका को विश्वास था कि भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर अपनाएगा और भारत और राष्ट्रमंडल जो सदस्य है इसका 1954 में बना गया। 54 में राष्ट्रमंडल देश है, इसका जो संगठन है इसे सदस्य बना था और इसका समर्थन अमेरिका ने किया था। तो ये तो था सहयोग का काल। 1955 से लेकर 1990 के मध्य का काल है और टकराव का काल है। इसमें टकराव के कारण क्या थे, तो भारत व चीन के मध्य पंचशील समझौता, भारत व चीन के मध्य पंचशील समझौता जो अप्रैल 1954 में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के चाउ एन जो लाई है उनके मध्य हुआ था। तो इसको लेकर भी दोनों के मध्य टकराव हुआ था। दूसरा, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना। अमेरिका ऐसे चाह रहा था कि भारत है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाएगा और ये अमेरिकी गुट में शामिल होगा, परंतु भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। तीसरा है अमेरिका ने पाक समर्थन की नीति। अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जबकि भारत का समर्थन वो नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान है वो नाटो और सेंटो का क्या था, सदस्य था। इसलिए अमेरिका की पाक समर्थन नीति थी, जिसके कारण दोनों देशों में टकराव हुए। अमेरिका द्वारा 1965 और 1971 में 1965 व 1971 भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुए थे और इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और कश्मीर मुद्दे पर इसने पाकिस्तान के समर्थन का रवैया अपनाया था। और अगला है भारत को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए इसी काल में एक समझौता हुआ था। इसी में टकराव के काल में भारत उस समय खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं था और खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए अमेरिका और भारत के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे PL 480 कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि PL 480 क्या है, तो खाद्यान्न से संबंधित समझौता है, जिसमें अमेरिका और भारत को गेहूँ है उपलब्ध कराता है। ये समझौता हुआ था PL 480। तो इस PL 480 के नाम से जाना जाता है, जो भारत और अमेरिका के मध्य समझौता हुआ था। और किस लिए हुआ था, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए। और खाद्यान्न आपूर्ति कौन कर रहा था, अमेरिका। किसके लिए, भारत के लिए। इस बात का ध्यान रखना है। PL 480 क्या था, तो खाद्यान्न से संबंधित समझौता था और किसके मध्य हुआ था, भारत व अमेरिका के मध्य हुआ था। तो ये दूसरा काल। तीसरा काल है 1990 के बाद है और 1990 के बाद में है संवाद के माध्यम से भागीदारी। संवाद के माध्यम से भागीदारी। इस काल में दोनों देशों के मध्य वो संवाद स्थापित किया गया और भागीदारी बढ़ाई गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक राजनीति में हुए परिवर्तन के कारण भारत द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति अपनाई गई। अब भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण है इसकी नीति अपनाई गई, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो जिससे अमेरिकी दृष्टिकोण में, अमेरिका का जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन हुआ तथा सिविल परमाणु समझौतों के साथ साथ आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी समझौते किए गए। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को महत्व देना कम किया। अब 1990 के बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान को महत्व देना कम कर दिया। वह चीन की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ सहयोगात्मक संबंधों पर बल दिया। और चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के कारण भारत है इसके साथ सहयोगात्मक जो संबंध है इस पर बल दिया गया। अमेरिका अपने आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु भारतीय उपभोक्ता व भारतीय बाजार को भी अपने लिए महत्वपूर्ण समझा और इसके कारण भी उसने भारत से वो आर्थिक क्षेत्र में जो संबंध स्थापित किए। भारत की तरफ से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव, भारत की तरफ से सबसे पहले प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव है 1909। तो ये अमेरिका का दौरा किया और भारत और अमेरिका के मध्य आर्थिक संबंध स्थापित किए। देवगौड़ा के काल में भी भारत और अमेरिका के संबंध मधुर रहे, परंतु 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय परमाणु परीक्षण, भूमिगत जो परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था, इसको लेकर अमेरिका और भारत दोनों के संबंधों में है वो थोड़ी सी दूरी आ गई थी, खटास उत्पन्न हो गया था और इसके कारण अमेरिका ने भारत के ऊपर
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। 2000 में, सन 2000 में अमेरिका का प्रधानमंत्री बिल क्लिंटन है वो भारत आया था, और जिस कारण दोनों देशों के संबंधों में वापस सुधार हुआ। और इस दौरान दोनों देशों ने 21वीं शताब्दी का घोषणा पत्र, इस पर दोनों देशों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। सन 2000 में बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो आए थे और 21वीं शताब्दी का घोषणा पत्र पर दोनों देशों ने वो हस्ताक्षर किए थे। भारत पर लगे प्रतिबंध व परमाणु मुद्दे पर विचार करने के लिए जसवंत विदेश मंत्री थे और टोलकोट अमेरिका का, दोनों के मध्य वार्ता समिति गठित की गई थी कि भारत पर जो परमाणु परीक्षण करने के कारण आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटाया जाए। 2005 में जॉर्ज बुश सेकंड, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय जॉर्ज बुश सेकंड है, ये भारत आए थे तथा सिविल परमाणु समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। 2005 में भारतीय रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अमेरिका की यात्रा की तथा अमेरिका के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 18 जुलाई 2005 को 18 जुलाई 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, 18 जुलाई 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है वो अमेरिका के साथ सिविल परमाणु समझौता किया, जिसे 1, 2, 3 भारत और अमेरिका के मध्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय सिविल परमाणु समझौता हुआ, जिसे 1, 2, 3 परमाणु समझौता भी कहते हैं। नवंबर 2010 में बराक ओबामा प्रधानमंत्री, उस समय भारत के मनमोहन सिंह थे, भारत आए और भारत को उन्होंने उदित महाशक्ति कहकर संबोधित किया। बराक ओबामा ने 2010 में भारत आकर भारत को क्या कहा, उदित महाशक्ति। क्वेश्चन आया हुआ है, भारत को उदित महाशक्ति किसने कहा था, तो किसने कहा था, बराक ओबामा ने कहा था। सितंबर, उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने बराक ओबामा ने कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत है, भारत भी क्या होना चाहिए, स्थायी सदस्य होना चाहिए। तो भारत की स्थायी सदस्यता का जो समर्थन है किसने किया था, बराक ओबामा ने, जब वो 2010 में भारत आया था और भारत को उदित महाशक्ति कहकर है वो पुकारा था। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा करके आए थे और 27 सितंबर 2014 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसको संबोधित किया था। और वाजपेयी के बाद दूसरी बार इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले वो वाजपेयी थे, और उसके बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 2014 में, सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। तो हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी महासभा में 21 जून को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पेश किया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है ये मनाना चाहिए। इसको लेकर एक प्रस्ताव रखा मोदी ने, जिसका 170 से अधिक देशों ने समर्थन किया। और 2015 से 21 जून को है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया जाता है। 66वें गणतंत्र दिवस पर अमेरिका के राष्ट्रपति 2015 में 66वें गणतंत्र पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा है वो भारत के है वो मुख्य अतिथि बने थे। 24 से 28 सितंबर 2015 को मोदी ने पुनः अमेरिका की यात्रा की। 2015 में मोदी ने पुनः अमेरिका की यात्रा की सितंबर 2015 में, और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने 24 सितंबर 2015 को भारत और अमेरिकी व्यावसायिक परिषद को संबोधित किया। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यावसायिक परिषद गठन किया और उसको संबोधित किया। इसमें दुनिया की जो टॉप कंपनी है 500 कंपनियों में से 47 बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। और 26 से 27 सितंबर को मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैलिफोर्निया में, जिसे अमेरिका की सिलिकॉन वैली कहते हैं, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट व एप्पल के कार्यकारी अधिकारियों के साथ बात की तथा कैलिफोर्निया में भारत अमेरिका में स्टार्टअप कनेक्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें निवेश करने वाले भारतीयों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की। और ये सिर्फ आईटी के क्षेत्र में है, सुविधा प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार है वो। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार चुने जाने के बाद में सितंबर 2019 में अमेरिका में गए थे और संयुक्त राष्ट्र के 74वां जो महासभा का जो अधिवेशन था उसको संबोधित किया था। और अमेरिका के वो हाउडी मोदी है वो कार्यक्रम है वो संबोधित करके आए थे। और अभी फरवरी 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है भारत में आए थे और गुजरात में अहमदाबाद में मोटेरा जो स्टेडियम है उसका उन्होंने उद्घाटन किया था और नमस्ते ट्रंप के नाम से कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था। अब आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में भारत की विदेश नीति का जो भाग है वो आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।